नमस्कार, क्वेश्चन आवर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। पहाड़ों पर हो रही बरसात लोगों के लिए आफत बनी है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे भूस्खलन, पहाड़ों का दरकना जिसने लोगों की मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। कहीं पर पानी का तेज बहाव जिसने कई लोगों का आशियाना तक उजाड़ दिया। दैवीय आपदा को लेकर कोसा भी जाए तो भला किसे, क्योंकि प्राकृतिक आपदा पर किसी का कंट्रोल नहीं। तो क्या हर बार इसी तरह से लोग परेशानी झेलने की आदत उन्हें डालनी पड़ेगी? दरअसल भू जलवायु परिस्थितियों के कारण भारत पारंपरिक रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहा है। यहाँ पर बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन की घटनाएं जो है वो आम है। भारत के लगभग 60% भूभाग में विभिन्न प्रबलताओं के भूकंप का खतरा बना रहता है। 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर बार बार बाढ़ आती है। खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 68% भाग सूखे के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में लोगों के पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आता। लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बीते साल जैसा भयावह मंजर फिर से ना दिखाए। लगे प्राकृतिक आपदा पर कंट्रोल नहीं है मानव का। क्या साल दर साल लोगों को आपदा में इसी तरह से जानमाल का नुकसान होता रहेगा? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आपदा से बचाव कैसे हो, यही आज का मुद्दा है और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे इंट्रोडक्शन आपका करवा देते हैं। नरेंद्र सेठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं और पर्यावरणविद त्रिलोकचंद सोनी जी हमारे साथ चर्चा में। आप दोनों का बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। नमस्कार। सबसे पहले मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी त्रिलोकचंद सोनी जी आपका। जिस तरीके से स्थिति पैदा हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, खास तौर पर कहें तो बरसात नहीं बल्कि आफत है, और ऐसे में हर रोज कहीं पर जानमाल का नुकसान हो रहा है, आशियाना लोगों का उजड़ रहा है। सवाल आज यही है कि आपदा से बचाव कैसे हो? क्या वाकई मानव का कंट्रोल नहीं इस प्राकृतिक आपदा पर? सबसे पहले तो HNN चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें सुन रहे हैं, हम उसका अभिनंदन और नमस्कार। जय मेरे पहाड़ उत्तराखंड जी। आज पर्वतीय अंचलों की अगर हम बात कर लेते हैं तो विशेषकर जो हमारे यहाँ आपदाएं आ रही हैं, हम आपदा कहेंगे इसको, क्योंकि जिस तरीके से आज बारिश के कारण मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है वो एक चिंतनीय है। चूंकि प्राचीन काल से भी मनुष्य रहा है, मानव जीवन रहा है, उस समय तो इस प्रकार की आपदाएं नहीं होती थी, इतनी दुर्घटनाएं नहीं होती थी, ऐसे जो है कि मानव के घर नहीं उजड़ते थे। लेकिन वर्तमान समय जो विकास की दौड़ से आगे जा रहा है, उस विकास की होड़ ने जो है कि इस जो बारिश के कारण जो है कि जो एक ऐसा प्राकृतिक आपदा को जन्म दे रहा है वो बहुत चिंतनीय है। इस ओर हम लोगों को तो आगे आना ही पड़ेगा, लेकिन इससे अधिक सरकारों को आगे आना पड़ेगा। एक कार्य योजना तब तक नहीं, पर्वतीय अंचलों के आदमी जो है कि सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए सरकार को जब भी चाहे सड़कें बनाते हैं तो उससे पहले आवश्यक भवनों को देखा जाए, या आप बांध बना रहे हैं, क्या उस बांध बनाने से जो है कि आपका जो है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो पर्वतीय अंचलों के क्षेत्र वो सुरक्षित है, या आपके माध्यम से जो सुरंगों का निर्माण हो रहा है, क्या उन सुरंगों के निर्माण से कहीं पहाड़ खोखले तो नहीं हो रहे हैं, आपदाओं का जन्म तो नहीं होगा, भूस्खलन का तो कई ऐसे मुद्दे आज हमारे सामने आ चुके हैं जो हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर करे। क्योंकि मेरा जीवन पर्वतीय है, मैं पहाड़ी अंचलों में जन्मा हूं और पहाड़ी अंचलों में रह रहा हूं। पहाड़ की पीड़ा क्या है, पहाड़ का दर्द क्या, वो मैं बहुत करीब से जाना, क्योंकि बचपन वही है, पहाड़ी अंचलों में है। हमें पूछिए ना कि हम किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरीके से जो है उन बारिश के कारण हमारे जो है कि आवागमन के साधनों के अवरुद्ध होने से हम कैसा जीवन यापन करते होंगे। जहां एक और जो है कि सरकार विकास की बात कर रही है, वहीं जो है कि मानव सुरक्षा की सबसे पहले बात होना चाहिए। इसलिए मेरा यही है कि एक कार्य योजना इस तरीके से बने जिस कार्य योजना के माध्यम से मानव जीवन सुरक्षित रहे। यानी कि जब तक पहाड़ों में जो अतिक्रमण हो रहा, पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, इस पे जो है कि प्रतिबंध नहीं लगेगा, इस पे जो है कि एक कठोर कानून नहीं बनेगा, इनसे छेड़खानी नहीं होगी। आज स्थितियां जो है कि रेत बजरी खोद भी रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं जो है कि हमारे जो है कि पहाड़ें धतक रहे हैं,
उससे भी जो है कि हमारे जो बारिश के कारण आपदाओं का जन्म हो रहा है। कई इस प्रकार के बांध बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं, यहां तक कि गांव में चलो सड़कों की अगर बात जो पगडंडियां बन रही वो भी आज जो है कि आपदा के जो है कि जन्म दे रहे हैं। तो निश्चित तरीके से एक कार्य योजना इस तरीके से बननी चाहिए, जिस तरीके से देवभूमि उत्तराखंड का आदमी तो सुरक्षित रहेगा ही, लेकिन जो भारत के अन्य जिलों में जो पर्वतीय जिले हैं, चाहे हिमाचल की बात कर ले, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात कर ले, चाहे हम असम मेघालय की बात कर ले, ऐसे पर्वतीय अंचलों के जो जीवन यापन करने वाले लोग उनके लिए भी एक कार्य योजना बननी चाहिए पूरे भारत देश का। इसके लिए जो कि जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में लगातार जो है कि अपने समाज को जागरूक प्रेरित करें, ऐसे लोगों को आमंत्रित करके सुझावों के माध्यम से एक कार्यशाला का योजना उसके माध्यम से आते हैं वो पूरे देश में लागू किया जाए, तो निश्चित तरीके से देवभूमि उत्तराखंड मानव बचने के साथ साथ पूरे भारत देश के लोगों जो कि सुरक्षित रहे। अन्यथा जिस प्रकार की बारिश की घटनाएं हो रही हैं वो निश्चित तरीके से पहाड़ों में तो चलो यार कि बारिश के कारण जो है कि आपदा आ रही है, सड़कें टूट रही हैं, ये तमाम चीजें, लेकिन निश्चित है पहाड़ों के साथ मैदानी क्षेत्र में भी तो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनकी खेती बर्बाद हो रही है, उनके घर जो है कि जो कि बर्बाद हो जा रहे हैं। न जाने कितने लोग जो है कि इस बारिश के सीजन में अपनी जान को दे देते हैं। ये एक बहुत चिंतनीय विषय है। इस ओर निश्चित तरीके से कार्य होना चाहिए, मानव जीवन पर कार्य होना, विकास की होड़ में मानव का जीवन असुरक्षित ना रहे, ये सबसे बड़ा जो है कि मुद्दा होना चाहिए। और इस मुद्दे के आधार पर ही एक कार्य योजना तैयार होना है, तभी जाके पहाड़ के साथ साथ पूरा भारत देश का आदमी जो बाढ़ के कारण प्रभावित हो वो भी सुरक्षित रह पाएंगे। ठीक है सेठी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से यहाँ पर त्रिलोकचंद सोनी जी ने कहा कि जो पहाड़ पर आपदा हो रही है उसके लिए हम प्रकृति को कहते हैं, कोसते हैं, लेकिन जो मैदानी क्षेत्रों में हो रहा है, क्योंकि 3-4-5 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं समाचार पत्र जो है वो पूरी तरीके से पटे पड़े हैं। ये तस्वीरें देखिए, जो डोईवाला में पुल जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ, ये कहीं ना कहीं मानव की लापरवाही इसके पीछे मानी जाती है। तो क्या आप सुझाव देना चाहेंगे किस तरीके से आपदा से बचाव करने की जरूरत है, और डेवलपमेंट की जिस तरीके से उन्होंने बात की है कि कहीं ना कहीं हमें यहां पर विकास चाहिए और विकास के लिए हम पर्यावरण के साथ छेड़खानी जरूर करते हैं, तो इस पर भी जरा आप बताइएगा। जी रीना जी, जैसे हमारा आज का विषय है कि आपदा से जो नुकसान और जो हम उससे बचाव क्या कर सकते हैं, तो आपदाएं पहले भी आती थी। अभी सोनी जी को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि पहले इतनी भयावह नहीं होती थी, जबकि पहले भी आप अगर इसके गैजेटियर में जाएं तो आप देखेंगे कि 1824 में यहाँ पे बाढ़ भी, भूकंप भी, अतिवृष्टि भी हुई, काफ़ी नुकसान हुआ और काफ़ी लोग जिनके शव भी नहीं मिल पाए वो बह गए थे। तो ये पहले भी होती आई हैं। जो इसका मुख्य कारण है, देखिए आसमान से बारिश और बिजली और सब बरसेगा ही बरसेगा। हमें अगर बचाव करना है तो हमें जो यहाँ नियोजित विकास है उसको देखना पड़ेगा। आज जितनी भी पहाड़ पे योजनाएं हैं, मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल से 5% योजनाओं में भी भूगर्भीय वैज्ञानिकों की राय नहीं ली गई होगी। जैसे ही किसी को कोई सहूलियत दिखती है वो घोषणा कर बना देता है, या पगडंडी, जैसे भी सोनी जी ने कहा, पगडंडी बना देता है और सड़क बना देगा। तो वो पर्यावरण को असंतुलन करने के साथ साथ उस क्षेत्र में जो पूरा लैंडस्केपिंग है उसको इतना जबरदस्त उसको धक्का लगता है कि पूरा का पूरा पहाड़ दरक के नदी में चला जाता है। अब अभी आपको हाल ही में आपके संज्ञान में होगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि हम देहरादून से और टिहरी तक की जो चंबा की जो दूरी है उसको घटा देंगे, एक सुरंग बनाएंगे हम। और उस सुरंग की दूरी बनने की वजह से जो दूरी केवल 35 किलोमीटर रह जाएगी चंबा की। तो ये घोषणा दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही होगी, बड़ी सुहावनी है, लेकिन इसके दुष्परिणाम और इसका दुष्प्रभाव जो है वो शायद यहाँ के राजनीतिज्ञों को या मंत्रियों को या मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा, क्योंकि जो भूगर्भीय क्षेत्र है ये पूरा का पूरा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। सेस्मिक जोन होने की वजह से इसका जो बिहेवियर रहता है यहाँ की मिट्टी का, यहाँ के पहाड़ों का, वो हमेशा हलचल वाला रहता है, कभी भी एक सार सा नहीं रहता। और ऐसी सुरंग बनाकर एक आफत मोल बहुत बड़ा अपने आप में एक आपदा होगी। आपदा अधिनियम जब लागू हुआ तो आपदा अधिनियम के लागू करने के पीछे यही था कि आपदा, बारिश या अतिवृष्टि या बादल फटने की घटनाएं, ये सब कुछ होनी है। हम कितनी जल्दी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम हमारी वहां पहुंचकर राहत पहुंचाती है, ये सबसे बड़ी देखने लायक चीज थी, जिसमें अगर हमने थोड़ा काबू पाया है। लेकिन
राजनीतिक सोच दृढ़ ना होने की वजह से, सरकार की सोच दृढ़ ना होने की वजह से उसमें जो नुकसान का जो होता है, आंकलन होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। इतने संसाधन होने के बावजूद भी हमारे पास आज आपदा प्रबंधन में हेलीकॉप्टर सेवाएं भी हैं और भी राहत दल भी हैं, एसडीआरएफ है, उसके बावजूद भी हम लोगों की जान को नहीं बचा पाते। और अभी जैसे पुल टूटने वाली आपने ये बताई घटना रायपुर की, ये तो मानव जनित है। इसमें इस पुल के टूटने के पीछे ना तो कोई आपदा का कोई वो है, ना किसी अन्य कोई हम किसी को दोष दे सकते हैं। ये उन अभियंताओं का, जैसे मंत्री सतपाल महाराज ने भी कहा कि इसमें दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, तो इस जांच कमेटी भी बिठाई उन्होंने। तो इस तरीके के अगर सख्त उनके खिलाफ वो नहीं लेंगे, निर्णय नहीं लेंगे या उनकी सजा कठोर नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में भी ऐसे पुल बहेंगे और कई सारे पुलों के हमको बहने के और भी समाचार मिलेंगे। जब तक कि नकेल पूरी तरह नहीं कसती भ्रष्टाचारियों के ऊपर, तब तक हम एक सुनियोजित विकास नहीं कर सकते। और पहाड़ों पर अगर विकास होना है तो पहाड़ों पर विकास ये राजनीतिज्ञों की मनमर्जी माफिक नहीं होना चाहिए। पेड़ भूगर्भीय वैज्ञानिकों की राय लेनी चाहिए, पर्यावरणविद की राय लेनी चाहिए, तब जाके वहां पे कोई हम नया विकास करें, तभी हमारा प्रयास सफल होगा। अन्यथा इस तरीके की आपदाएं हमें भविष्य में भी झेलनी पड़ सकती हैं। अच्छा सोनी जी, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि जिस तरीके से निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं, क्या माना जाए कि जो विकास कार्य हो रहे हैं, क्या उसके पीछे पूरी स्टडी नहीं की जाती? क्या पूरे सही ढंग से रिसर्च नहीं किया जाता है कि क्या वाकई इस जगह पर अगर हम ये विकास कार्य में बिल्डिंग बननी है, चाहे कोई पुल बनना है या किसी भी तरीके से कोई भी विकास कार्य होना है, तो क्या उसके लिए पूरी रिसर्च नहीं की जाती है क्या? जिसका कारण ये बनता है कि आपदा आती है और आपदा में किस तरीके से जान माल का नुकसान हो जाता है, क्योंकि इसका जिक्र आपने भी किया था कि विकास के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है इंसान। जी रीना जी, ये निश्चित है कि आज लोग जो विकास की होड़ में अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित करने के लिए या अपनी पब्लिसिटी के लिए या लोगों के चहेते बनने के लिए वो कार्य तो करवा दे रहा है, लेकिन जो कार्य एक भूवैज्ञानिकों के विश्लेषण के आधार पर होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है जी। उसका मुख्य कारण हम आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। त्रिलोक चंद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आऊंगी आपके पास, आप अपनी बात पूरी कंप्लीट कीजिएगा। फोन लाइन पर मौसम निदेशक साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका HN 24/7 पर। जी नमस्कार। विक्रम जी, आज क्योंकि हम बात करें आपदा से बचाव कैसे है, कैसे हम बच सकते हैं इस आपदा से, तो इस पर आपसे आपकी राय और आपके सुझाव लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आप जरा बताएं कि किस तरीके से इस पर कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि निरंतर आप लोग अपनी नजर बनाए रहते हैं कि मौसम क्या कह रहा है, उसकी स्टडी लगातार आप लोग करते रहते हैं। फिलहाल की जो स्थिति चल रही है उत्तराखंड के अंदर खास तौर पर, हम देख रहे हैं कि हर रोज लगातार बारिश हो रही है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान राज्य झेल रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बरसात सीजन में बारिश उत्तराखंड में अच्छी होती है जी, और हिली टेरियन है, तो आप जो लैंडस्लाइड है वो तो आपको बिल्कुल देखने को मिलती है जी। साथ ही जो नदियों में पानी बढ़ता है या उससे कटाव है, जो लोग फिर उसके आसपास रहते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो ये चीज तो है जी। तो इसको आप कैसे इस तरह वो नहीं कर पाएंगे कि जो उनको वहां से शिफ्ट होना होगा ऐसी जगह से जी, जबकि आपको पता भी है कि जो नदी में अगर पानी बढ़ता है, बरसात में ये नदियां इस तरह का दिक्कतें करती हैं जी, लेकिन फिर भी आप एनक्रोच कर रहे हैं नदी में या ऐसी जगह पे जाके बस रहे हैं लोग जो है, तो कहीं ना कहीं जब बढ़ेगा पानी तो लोग चपेट में आएंगे। इसी तरह जो लैंडस्लाइड है जी, तो जो हमारे क्रॉनिक जोन है या हिल्स में और भी ऐसे एरियाज आप देखेंगे कि आप ऐसी जगह कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि जहाँ पर की वनरेबल जगह है वो, तो तब वो बढ़ता है, ये चीजें सभी चीजें बढ़ती है। आप देखें जैसे जो गांव है, जो ज्यादातर आप देखेंगे पूरे हिल्स में जी, तो वो ठीक जगह पे बसे हैं, लेकिन बरसात के सीजन में आज के समय को देखें तो लोग जो जिनकी जमीन है या इस तरह का हो कि जहाँ की नदी और इसके किनारे भी है, अब वहां पे भी रहना हर समय वो शुरू कर रहे हैं जी, जबकि पहले होता था कि वहां से अपना काम करने के बाद वो अपने गांव में ही रहते थे। लेकिन तो ये चीजें बढ़ी है
और कहीं पे भी आदमी मतलब उस चीज को नहीं देख रहा है कि यहाँ पे बनाने से क्या खतरे हैं क्या नहीं है जी। और रहना शुरू कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए जो है जो उसकी चपेट में वो आते हैं वो चीजें बड़ी है। ठीक है विक्रम जी, एक सवाल यहाँ पर नरेंद्र सेठी जी पूछना चाहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो उनके जहन में कुछ सवाल है, वो अपने सवाल यहाँ पर रख रहे हैं आपसे। जी जी विक्रम जी, आपकी बात से काफी हद तक हम सहमत हैं जितना आपने बताया। एक थोड़ा सा हमारे जहन में एक जिज्ञासा थी ये जानने की कि जो राय आप देते हैं, जैसे मौसम का पूर्वानुमान होता है, तो वो शायद एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले आपको ये मालूम रहता है कि इस क्षेत्र में भारी वर्षा होनी है और इस क्षेत्र में ओले पड़ सकते हैं या बाढ़ आ सकती है, इस टाइप का जो भी अनुमान रहता है आपका। तो क्या इस तरीके के जो आपके अनुमान या जो रिपोर्ट्स जाती हैं उस पर सरकार कितना अमल करती है, ये आपका एक निजी आकलन होगा, हो सकता है कि आप उसको हमारे साथ शेयर ना करें, लेकिन नहीं शेयर करेंगे। क्या आपको लगता है कि बिल्कुल जो फोरकास्ट जाती है जी गवर्नमेंट को बिल्कुल सबसे पहले जाती है और गवर्नमेंट बिल्कुल उस पे जो एक्शन अपना वो करती है। नहीं अब हमने मान लीजिए 5 दिन के फोरकास्ट देते हैं जनरली जी, और उसमें हैवी रेन्स जिन एरियाज में हो सकती है या जो डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है वो बताए जाते हैं जी। लेकिन आप देखिए कि हैवी रेन हमने बोला कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, वेरी हैवी रेन्स है, तो ये इंफॉर्मेशन चली गई और मशीनरी भी एक तैयार है, लेकिन उसको ये तो नहीं पता कि इस बारिश से इस जगह में ऐसा हो जाएगा, ये उनको भी नहीं पता है। और एग्जैक्ट लोकेशन हो कि मतलब 4 दिन बाद जो बारिश है यहाँ पे हो करके ऐसा है, ऐसा हम भी नहीं बताते, हम भी एक डिस्ट्रिक्ट को ही बताते हैं जी। फिर भी नावकास्ट जब शुरू होती है, जब जिस दिन इवेंट हो रही है और जो हमारे रेडार्स वगैरह भी जैसे कुमाऊं रीजन में मान लीजिए लगा है जी, तो उसमें जब वो चीज दिखनी शुरू हुई थी तो उस एरिया में हम दे रहे हैं कि हाँ इन लोकेशंस में या ये वाले ब्लॉक्स में ये वाली चीज रेनफॉल एक्टिविटी ऐसी चल रही है। बिल्कुल। इसको देखते हैं, अलर्ट भी होते हैं, लेकिन अब लैंडस्लाइड एग्जैक्टली कहाँ पे हो रही हो तो उनको भी नहीं पता चलता ना। बिल्कुल। और यही सवाल, बादल फटने वाला सवाल जिस तरीके से सेठी जी यहाँ पर रख रहे हैं, यही सवाल मेरा भी है कि जिस तरीके से आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं कि आखिर कहाँ पर बारिश होगी, कौन से क्षेत्र में ज्यादा बारिश हो सकती है, तो क्या अभी फिलहाल मौसम विभाग के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि कहाँ पर बादल फट सकता है और तबाही आ सकती है? क्योंकि अभी बीते दिनों में काफी ज्यादा ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं। नहीं, अब देखिए जैसे हिल्स में 5 से 6 सेंटीमीटर भी बारिश हो जाए अगर आधे घंटा 1 घंटे में जी, तो बिल्कुल लैंडस्लाइड वहां हो जाता है उस एरिया में, ठीक है। अब आपने हैवी रेन के लिए हमने जैसे कल परसों की बात बोले कि हैवी या वेरी हैवी रेन के लिए बिल्कुल दी है, फोरकास्ट दी है जी, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे इतनी रेन से ऐसा हो जाएगा वो तो आप नहीं बोल सकते ना, प्रॉब्लम तो वहां पे आ जा रही है। आपके ओपिनियन में विक्रम जी, आपको लगता है कि जो आप उससे उस क्षेत्र को एविकेट किया जा सके, वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके जिससे कि जान हानि बच सके? नहीं, देखिए वही हम बता रहे हैं आपको कि जैसे आप साइक्लोन को ले लीजिए जी, बहुत बड़ा सिस्टम है और आपको पता कि हैवी वेरी हैवी रेन्स लार्ज एरिया पे होगी और यहाँ पे इसका स्ट्राइक होना है, अच्छी प्रिडिक्शन आज की डेट में हमको अवेलेबल है। तो ठीक है, हमने उड़ीसा के 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट होंगे, अगर वहां हिट कर रहा है तो वहां के लोगों को जो इस तरह की समस्या में आ सकते हैं उनको हमने बोल दिया कि आप इनको हटा लीजिए, ठीक है। अब उत्तराखंड में अगर हमें पिथौरागढ़ में बोला कि हैवी वेरी हैवी रेन्स होंगी जी डिस्ट्रिक्ट में, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को तो नहीं आप हटा सकते ना, तो लोगों को खाली करा के तो नहीं कर सकते। तो ये लोगों के ऊपर भी है काफी हद तक कि जो फोरकास्ट है और उसके अनुसार फिर जो है थोड़ा अपने को सतर्क रखें जी। और खासकर जो नाइट टाइम है, मतलब गांव में अगर ऐसा है कि आपका गांव गाड़ गदेरे के आसपास है या वहाँ एकदम ऐसा स्टीप हुआ कि भाई गिरने के खतरे, गांव के लोग को पता रहता है इसी, तो उनको एक कुछ वॉच सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने स्तर पे कि हाँ ठीक है ये 2-3 दिन इस तरह की सिचुएशन है बोला गया है, तो हमको थोड़ा जो है कुछ ना कुछ वॉच इस पे रखना पड़ेगा। ठीक है।
तब हो सकता है। जी बिल्कुल, लोकल कम्युनिटी लेवल पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, कुछ और भी सवाल है यहाँ पर, और पर्यावरणविद त्रिलोक चंद जी हमारे साथ हैं, वो कुछ सवाल रखना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप अपना सवाल रख लीजिएगा सैनी जी। और यहाँ पर जिस तरीके से हम लगातार बात करें कि आपदा से बचाव कैसे हो, कैसे पहाड़ पर जो आफत की बारिश है और उससे जो हो रहा नुकसान है उससे बचा जा सकता है। रुक रहे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आपदा से बचाव कैसे हो, आज का सवाल ये है, और सुझाव यहाँ पर लिए जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ पर आफत की बारिश लगातार हो रही है, कभी भूस्खलन हो रहा है तो कभी पर पहाड़ दरक रहे हैं, और इससे काफी ज्यादा जानमाल का नुकसान जो है वो हो रहा है। तो ऐसे में आखिर इसके लिए किसे यहाँ पर आरोप किसके ऊपर लगाया जाए, क्योंकि आम जनता परेशान है, लोग परेशान है, क्योंकि जानमाल का नुकसान हो, ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा और कोई विकल्प बचता नहीं है। तो क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है या फिर मानव भी? सभी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिलोक चंद जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। मौसम निदेशक विक्रम सिंह लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए, पूछ सकते हैं अपना सवाल। जी नमस्कार जी विक्रम जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से आपदाएं आ रही हैं बारिश के कारण, और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र है, पर्वतीय अंचल हैं, जहां पर कम्युनिकेशन भी यानी कि ठीक तरीके से नहीं चल पाता है, और जो सूचनाएं विभाग के या सरकार के या आपके माध्यम से दिया जाता है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए मेरा एक सुझाव था कि जो मोबाइल के SMS है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हैं, कई लोगों के पास इस तरीके के जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो नहीं है, वो आज भी जो है कि छोटा सा फ़ोन प्रयोग करते हैं। अगर SMS के माध्यम से मौसम के अगर जानी जाती है तो मुझे लगता है कि कई लोग इससे सावधान रहेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, जंगलों में लोग रहते हैं, तो नदी, गाड़, गदेरे और आपदा की समस्या तो बनी रहती है। अगर ऐसी स्थिति में बारिश की उनको प्रत्येक दिन के अपडेट SMS के माध्यम से हो सकती है, तो निश्चित तरीके से मुझे लगता है कि मानव सेवा होगी। बिल्कुल, देखिए हमारा जो भी फोरकास्ट है या वार्निंग है, तो जो कम्युनिकेशन चैनल है वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है या फिर गवर्नमेंट है। तो ये जो चीज है आगे, ये फिर स्टेट गवर्नमेंट को टेकअप करना है कि जो वार्निंग गई है उसको SMS के माध्यम से पहुंचाए, गांव-गांव तक पहुंचाए। तो ये पहले भी चीजें हुई है, बात हुई है इन पे, और इस पे काम भी कर रही है गवर्नमेंट जो है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक। तो कैप जो है करके वो ग्रुप बन रहा है उसमें, और उसमें टेस्टिंग अभी पीछे था, और उसको यही हो रहा कि भाई स्मार्टफोन काम नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चीजें काम नहीं कर रही हैं, तो उसमें ये जो भी जिस लोकेशन में इस तरह की इवेंट्स का वार्निंग दिया गया है, तो ये मैसेज SMS के थ्रू जाए। तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट कर रही है इस चीज को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विक्रम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नरेंद्र सेठी जी, जिस तरीके से हम क्योंकि यही डिस्कशन कर रहे थे कि अब पीछे बीते दिनों में, बीते महीनों में हमने देखा बहुत ज़्यादा बादल फटने की जो खबर है वो सामने आई है, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। तो क्या अभी तक मौसम विभाग के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो इसके बारे में पता लगा पाए कि कौन सी वो जगह है जहां पर बादल फट सकता है और नुकसान हो सकता है? क्योंकि अब तक अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा तो आगे बढ़ गए कि बारिश का पता लगाया जा सकता है, हैवी रेनफॉल का पता लगाया जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा कोई तंत्र अभी नहीं आया है जिससे बादल फटने की जानकारी मिल सके मौसम विभाग को? ये रीना जी, जैसे आपने बादल फटने का बताया, हालांकि मैं इसका विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन जैसा मैंने विक्रम जी को सुना जी, उससे जाहिर होता है कि जब इसका एक एडवांस रूप है, ये कम दबाव का क्षेत्र बनता है और हैवी रेन्स का इंडिकेशन होता है, तो उसको वो उसमें बादल फटने में परिवर्तित होता है। ये इसी तरीके का एक फिनोमेना है पूरा का पूरा। तो ऐसी स्थिति में ये प्राकृतिक आपदाएं और बारिश, बादल, बिजली गिरना, ये तो सिलसिला जारी रहेगा। जो कार्य होना चाहिए, जो सरकार के स्तर से कार्य है, वो ये है कि हम आपदा प्रबंधन अपना कितना मजबूत कर सकते हैं। हमारा आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो कितना मजबूत है, मंत्रालय कितना मजबूत है, इस पर निर्भर करता है कि हम ज़ीरो अगर उस पर जान माल की हानि हो सके उस पे उसके ऊपर फोकस करें तो वो हमारी जीत होगी। अन्यथा ये केवल उसकी तरह हो गया कि जहां नुकसान हो गया उसके पीछे भाग रहे हैं। आपको याद होगा त्रिवेंद्र रावत जिस समय मुख्यमंत्री थे, तो जिस समय वो ग्लेशियर फटने की उधर घटना हुई थी,
तो उनको एसएमएस के माध्यम से किसी न्यूज़ ग्रुप से पता चला था कि बादल फट गया है वहाँ पे और इस तरीके की घटना हुई है। उनको आपदा विभाग ने नहीं बताया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, आप सोचिए कि मुख्यमंत्री को समाचार पोर्टल के माध्यम से पता चल रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से या वेब मीडिया से पता चल रहा है कि वहां पे इस तरह की घटना हुई है। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है उस नाकामी का कि आपदा विभाग कितना सजग है। आपदा विभाग को जितना सजग होना चाहिए, उनके पास चॉपर्स रेडी होने चाहिए, उनके पास ऐसी टीम रेडी होनी चाहिए, जीरो समय के अंदर वो एकदम वहाँ मौके पर पहुँचकर और जैसे भी राहत पहुँचानी है उसको पहुँचाएं। तो अगर उसमें वो अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे तो इसका मतलब ये सिर्फ कोरी घोषणाएं हैं और केवल सरकार की सिर्फ समाचारों में तक सीमित रहने की घोषणाएं हैं। इनसे बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, पिथौरागढ़ का रुख कर लेते हैं। मनीष चौधरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पिथौरागढ़ का हाल जान लेते हैं। मनीष, जरा पिथौरागढ़ का हाल बताइए कि आखिर वहां पर क्या स्थिति है फिलहाल, क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही है पूरे उत्तराखंड में। तो ऐसे में पिथौरागढ़ में किस तरीके की स्थिति अभी फिलहाल नजर आ रही है? चलिए टूट गया, लेकिन अलग अलग जगहों की भी स्थिति जो है हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से कहां पर क्या अभी स्थिति बनी हुई है। त्रिलोक चंद जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ये कुदरत की लाठी है ना, बड़ी तेज लगती है जब लगती है तो, और ऐसे में फिलहाल के दिनों में यही नजर आ रहा है कि कुदरत की लाठी ही जो है वो भांजी जा रही है। और जैसा कि अभी हम सब डिस्कशन में यही कर रहे थे कि पहले भी आपदा आती थी, ऐसा नहीं था कि पहले आपदा नहीं आती थी, लेकिन अब बैक टू बैक इस तरीके से बार बार आना वो कहीं ना कहीं कुछ और संकेत कर रहा है कि मानव को अब संभलने की जरूरत है। जो अपनी मनमानी मानव कर रहा है ना, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। सही बात जी रीना जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, आज मनुष्य जितना पढ़ा लिखा हुआ, जितना टेक्निकल के क्षेत्र में गया, उसने जो है कि प्रकृति को अपने अधीन करने की कोशिश की है। जब मानव जीवन कहें या प्राणी जीवन कहें या वनस्पति कहें, ये प्रकृति की देन है और इसका जो स्वामी है वो प्रकृति। हम तो उसके सेवक हैं, लेकिन हमने उस पर आते बत्ते जमाना शुरू कर दिया। तो जब हम उसके साथ जो कि छेड़खानी करेंगे, उसको जो कि अपने बस में करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तरीके से इस प्रकार की आपदाएं प्रकृति जो कि अपने संतुलन बनाने के लिए करेंगे, क्योंकि मनुष्य के द्वारा जो कि छेड़खानी की जा रही है। तो जिस तरीके से आज आपदाएं आ रहे हैं, निश्चित तरीके से वो कहीं ना कहीं हमारे जो तकनीकी यंत्र है वो विफल होने के कगार पर हैं, विफल हो रहे हैं। मैंने 2000 में रीना जी आपको बताना चाहूँगा, जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो भारत सरकार को मैंने सुझाव दिया था कि त्रिलोक चंद जी, अभी मैं रोकना चाहूंगी, अपनी बात कंप्लीट करिएगा, लेकिन अभी पिथौरागढ़ से मनीष चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे हाल जान लेते हैं पिथौरागढ़ का। मनीष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो पिथौरागढ़ का हाल बताइए कि अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर। मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चले, तकनीकी खामियों के चलते संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, कंटिन्यू कीजिए त्रिलोक जी। जी, तो कहीं ना कहीं जो कि 2013 में जब केदारनाथ आपदा आई थी तो मैंने भारत सरकार को हो गया, उत्तराखंड सरकार को सुझाव दी थी। मैं लगभग अपने सुझावों से सरकार को अवगत कराते रहता हूँ। वो अलग चीज़ है कि कितना लागू हो पाता नहीं हो पाता है, लेकिन इस धरती में आने के कारण, इस उत्तराखंडी होने के नाते और ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म लेने के कारण मैंने पर्वतीय क्षेत्रों की कई इस प्रकार के सुझाव दिए हैं। अगर सरकार उस पर थोड़ा अमल करती तो निश्चित तरीके से जो है कि वो आज मानव सुरक्षित था। हमने पहले ही 2013 का अगर आप सुझाव पत्र देखेंगे उत्तराखंड सरकार में, भारत सरकार में, तो मैंने कहा कि जो भी आपकी कार्य योजनाएं बनने, सबसे पहले जो कि चाहे प्रधानों को आप ठेका दे रहे हैं या प्रधानों के माध्यम से आप गांव के विकास की बात कर रहे हैं या क्षेत्रीय पंचायत के माध्यम से, जिला या विधायक निधि से, तो जहां पर आपके माध्यम से वो कार्य योजना शुरू की जा रही उसका पहले जो कि भू सर्वेक्षण किया जाए। नहीं तो निश्चित क्या हो कि जहां पर सरकारी जमीन है रहे वहां पर वो चीजों का निर्माण कर दे रहे हैं, वो आपदाएं वो बह जा रहे हैं। तो ना तो वो पैसा काम आ पा रहा है, ना विकास हो पा रहा है, और निश्चित तरीके तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। सोल भाई, सरकार अगर आपको मदद कर रही है तो गांव का विकास तो मेरा है ना, तो उसमें मेरी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके और नहीं कर रहे हैं। हम दे रहे हैं कि सरकार ने दे दिया तो जैसा भी बने तो बड़ी चिंतनीय। आप स्कूलों की बात करें, हॉस्पिटलों के या बारात घर बने वो नदी किनारे बने हुए, तो बड़ा दुख होता है
कि आखिर में यार इस तरीके से क्या गांव का विकास की बात हम सोच सकते हैं? वो प्रभाव ठीक है, उनका जीवन चल गया है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोच रहे हैं कि जिस काम को हम करें उसका लाभ हमारे आने वाली पीढ़ी करे। आने वाली पीढ़ी के लिए वो कुछ नहीं छोड़ गया। आने वाली पीढ़ी के लिए एक जो है कि खाली ये जो देख लेना, निश्चित आने वाले समय में 10-12 साल के बाद आप देखना कि इसकी जो कि भौगोलिक परिवेश ही बदल जाएगा, क्योंकि हम स्वार्थ के पीछे जी रहे हैं। मैं अपने तक सीमित हूं। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा का भविष्य क्या होगा। मैं पढ़ने के लिए उसको बाहर भेज दे रहा हूं, लेकिन पर्यावरणीय जो उसका जीवन बनेगा, वो कैसे वातावरण में जिएगा, क्या वो बच्चा जो है कि कुल आपका जो है कि एसी के नीचे जीने के लिए मजबूर रहेगा? क्या वो बच्चा आपका जो है कि कूलरों या पंखे के नीचे जीने के लिए मजबूर कर? ये इसको कौन करा? हम अपने स्वार्थ के कारण जंगलों में आग लगा दे रहे रीना जी, और उसका खामियाजा क्या हो रहा? 3 चीजों में विशेष प्रभाव। एक तो हमारे जंगल खत्म हो जा रहे हैं, दूसरे हमारे क्या हो रहे हैं कि जो जल स्रोत हैं वो जल स्रोत सूख रहे हैं, और तीसरा हमारे जो वन्य जीव हैं वो खत्म हो रहे हैं। तो कहीं डायनासोर की जैसी स्थिति हमारे पर्वतीय अंचलों की जीव का ना हो ये इस आगजनी घटना के कारण। हमारे पर्वतीय अंचलों में ऐसा भी नहीं कि हम जो कि पानी की बोतल से अपना जीवन यापन कर ले। गाय हैं, भैंस हैं, अगर हमने वक्त रहते हुए उन जल स्रोतों पर ध्यान नहीं दिया, अगर जिस तरीके से आगजनी घटनाएं हो रहे हैं ऐसे होते रहे, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप 10 साल के बाद का 80% हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे। उसका प्रभाव हमारे पहाड़ी अंचलों में हमारे मानव जीवन पर पड़ेगा, हमारे पशु पक्षियों पर पड़ेगा, हमारे खेती पर। हम लोगों के लिए तो हम तो बारिश पर निर्भर रहते हैं खेती के लिए। अच्छी बर्फ हो गई तो हमारे सेब अच्छे हो जाते हैं, अच्छे जो है कि बारिश हो गई तो हमारी फसल अच्छी हो जाती है। तो अगर बारिश नहीं होती है तो हमारे फसल अच्छी नहीं होती, तो फिर हम सरकार पर निर्भर रहते हैं। तब जो है कि सरकार के तरफ से जो योजनाएं चल रहे हैं, गरीबी के नीचे के वो राशन पर हमको निर्भर रहना पड़ता। तो वो पर्यावरणीय असंतुलन को बनाना मानव का धर्म है। मानव को प्रकृति का स्वामी नहीं समझना चाहिए, बल्कि प्रकृति हमारी स्वामी है, ये चीज रह करके हमको कार्य करना चाहिए। जिस दिन हमने इस तरीके से कार्य योजना बनाकर अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मद्देनजर रखना, निश्चित तरीके से हमारा पर्यावरणीय संतुलन भी बनेगा और आपदा जैसे घटनाओं में थोड़ा सा कम रोक लगेगी। अरशद खान हमारे संवाददाता देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरशद, देहरादून में जिस तरीके से लगातार बारिश भी हो रही कई दिनों से, और देहरादून में भी हमने देखा कि कई नुकसान जो है लोगों ने झेला है। अभी हाल में हमने देखा था कि डोईवाला में किस तरीके से जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हुआ, और कई जगहों पर जो लोगों के घर काफी ज्यादा प्रभाव जो है वो पड़ा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल रीना, देखिए जिस प्रकार से लगातार मानसून प्रदेश उत्तराखंड में कहर बनकर बरस रहा है, तो ऐसी कई बड़ी घटनाएं राजधानी देहरादून से भी निकल करके सामने आई है। सबसे पहले बात संतला देवी मंदिर की कर ली जाए, जहां पर विगत 2 दिन पहले ही बादल फटने की एक बड़ी घटना हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो काफी जो जानमाल का नुकसान है वो होने का खतरा अक्सर ग्रामीणों को बना रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी नुकसान भी यहाँ पर लोगों का हुआ है, काफी मलबा लोगों के घरों में गया है। वहीं दूसरी बड़ी घटना की बात की जाए तो रानी पोखरी का पुल यहाँ पर टूट गया है, इसकी वजह से पूर्ण रूप से ऋषिकेश और बद्रीनाथ मार्ग जो है वो पूर्ण रूप से बाधित हो चुका है। इससे पहले मैं एक और बड़ी घटना का जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगा रीना की बीती रात जो है जनपद पिथौरागढ़ में एक और बड़ी घटना हुई है। यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई है, ग्राम चूमा में जाकर के बादल फटा है। यहाँ पर भी तकरीबन 7 से ज्यादा जो आवासीय मकान है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, और लगभग अभी भी 7 लोगों के लापता होने की खबर है। इसी के साथ 3 बच्चों के शव भी जो है मलबे से मिले हैं, जिनकी मलबे में दबने से मौत हो गई है। वहीं राज्य भर की यदि बात की जाए रीना, तो तकरीबन 210 से अधिक सड़कें कहीं न कहीं हुई है, जिसमें से 103 सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं और 107 सड़कें ग्रामीण मार्ग हैं जो पीएमजीएसवाई या अन्य डिवीजनों के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार मानसून ही जो बरसात प्रदेश उत्तराखंड में कहर बनकर बरस रही है, उससे काफी समस्याओं का सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ रहा है। जो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद है, तो इसको लेकर के भी काफी समस्या यहाँ पर लोगों को हो रही है। आपको बताना चाहूंगा कि पौड़ी देवप्रयाग ये जो मार्ग है ये पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं बाधित इस वक्त है, और जो वैकल्पिक मार्ग या यातायात की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ की गई है वो भी कहीं ना कहीं समस्या का सबब लोगों के लिए बन रही है। एक तो लंबा जाम इस रास्ते पर लग रहा है, दूसरा जो मार्ग तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी का था ऋषिकेश पहुंचने के लिए, अब कहीं ना कहीं 220 किलोमीटर से 270 किलोमीटर का सफर तय इन लोगों को करना पड़ रहा है। चलिए अरशद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नरेंद्र सेठी जी, जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के जो हालात है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए बहुत खूबसूरत है और पहाड़ पर रहना हर कोई चाहता है, लेकिन एक पलायन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मजबूरन उन्हें रोजी रोटी का संकट पैदा होता है, रोजगार का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उन्हें पलायन करना पड़ता है। लेकिन सरकार की मंशा यह है कि फिर से वापस जो है लोगों को पहाड़ पर पहुंचाया जाए, रिवर्स पलायन किया जाए। लेकिन इस बरसात के मौसम में, खास तौर पर इस मौसम में जिस तरीके की स्थिति वहां पर पैदा होती है, क्या लगता नहीं कि लोगों के जहन में अब डर पैदा हो चुका है पहाड़ पर रहने के लिए? बिल्कुल रीना, डर तो लोगों के जहन में आया ही आया है, लेकिन इसके साथ में जैसे हमारी पूर्व की सरकारों ने, मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की कि हमने फिल्म निर्माताओं को आमंत्रित किया है यहाँ आके शूटिंग करें और यहाँ की वादियों को देखें कितनी खूबसूरत हैं, तो मुझे लगता है शायद वो पूरा का पूरा जो उनका योजनाएं, उनके प्लान थे, सब धराशायी होते दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ आदमी आना भी पसंद नहीं करेगा, वहाँ शूटिंग करना तो दूर की बात रही। तो ये पूरा का पूरा दायित्व जो है, अगर फिल्म की शूटिंग्स यहाँ होती तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता और यहाँ की आर्थिकी मजबूत होती, तो वो पूरा का पूरा प्लान जो है हमारा एक साइड पे रखा रह गया। इसके लिए सरकारें तो हमारी दोषी हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ में सरकारों को एक बहुत अपना कठोर कदम ये लेना पड़ेगा, जैसे हम कभी खेल के क्षेत्र में या हम कभी रक्षा के क्षेत्र में हम दखलंदाजी नहीं करते, उनके विशेषज्ञ ही उनको देखते हैं, ऐसे ही जो पर्यावरणविद हैं या भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, उनके कार्य क्षेत्र में हमें दखल करने का ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई भी जो जितनी प्लानिंग और जितने यहाँ पे पहाड़ों का कटान हुआ है, उसमें किसी भी भूगर्भ शास्त्री की, वैज्ञानिक की कोई राय नहीं ली गई। अगर राय ली गई होती तो आज जो ये तस्वीर देखने को जो मंजर मिल रहा है, पूरे के पूरे पहाड़ नदी में समा रहे हैं, तो शायद इससे बचा जा सकता था। और आने वाले समय पर अगर हमने इस ओर रोक ना लगाई, पूरे पर्वतीय क्षेत्र को, चाहे वो कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, इसको एक रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो खरीद फरोख्त है, जो बाहर के लोग आके यहाँ जमीनों का अनियोजित तरीके से उसको प्लानिंग करके डेवलप, तो उससे असंतुलन जो पैदा हो रहा है, एक तो जैसे सोनी जी ने कहा कि हमारे संस्कृति को भी खतरा है, और हम संस्कृति के साथ साथ हम पूरे के पूरे क्षेत्र को एक डेंजर जोन में डाल रहे हैं, जिससे बचा जा सकता है। अगर हम समय रहते ये काम नहीं करेंगे तो अभी तो ये परिणाम कुछ भी नहीं है, और आने वाले समय पर और ज्यादा भयावह हो सकते हैं परिणाम। ठीक है त्रिलोकचंद जी, क्योंकि समझना हम ये चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट भी मानव को चाहिए, इंसान चाहता भी है कि भाई हमारे राज्य में विकास कार्य हो और विकसित हो सके, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर ये कार्य हो रहे हैं तो उससे नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। ऐसे में क्या सुझाव है आपकी तरफ से? रीना जी, यही है कि जो हमारे, देखो आज उत्तराखंड जो है पर्वतीय क्षेत्र है और अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया में जाना जाता है, देवभूमि है, यहाँ धाम है, लेकिन क्या है कि इसका कहीं ना कहीं दोहन हो रहा है। वो दोहन किस तरीके से हो रहा है कि जो हमारी खूबसूरत वादियां हैं, पहाड़ का आदमी को नज़रअंदाज कर या दूर करके बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, वो यहाँ के अपने जो बड़े बड़े होटल बना रहे हैं या वो यहाँ की चीज़ों का जो कि कभी भी संरक्षण नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कमाने के उद्देश्य से यहाँ उत्तराखंड में आया है, और कमाने के उद्देश्य से उन्होंने जो है कि अपने बड़े बड़े होटल व्यवसाय चला रहे हैं। तो मेरा तो यही रहेगा कि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों को अगर आपने बना के रखना है तो बाहरी लोगों को यहाँ पर कोई जमीन नहीं दी जानी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वहाँ पर जमीन देनी चाहिए, और उसका अपनी जमीन है उसको बेचने पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में क्या होता है, जैसे दादा की दुकान है, उसने चाय की थोड़ी दुकान बना ली, तो दादा मर गया तो बाप चला लेता, बाबा ने चलाया तो बेटा चला देता। क्यों? वो उस चीज का संरक्षण करके रखा, और वहां की जो वन संपदा है उनके संरक्षण करके भी रख रहा है। बाहर वाला आदमी तो कमाएगा ना, तो इस पे मैं बिल्कुल विरोध हूं कि बाहर के लोगों को पर्वतीय अंचलों में बिल्कुल नहीं आने दिया जाए, और पहाड़ के आदमी अगर वहां पर व्यवसाय करना चाह रहा है तो उनको बढ़ावा दो, आप सरकार की तरफ से लोन दो, लोन देने के माध्यम से। कई ऐसे हैं रीना जी, किस तरीके के हमारे यहाँ उत्पादक चीजें हैं, ठीक है, कि किलमोड़ी है, गिंगारो हैं, हम जो कि स्ट्रॉबेरी का खा सकते हैं, हम यहाँ पर कीवी आ रही है हमारे डिब्बे बंद बन के, क्या हम अपने हिसोई के, किलमोड़ी के, क्या जो पहाड़ी उत्पाद है उसका डिब्बा बंद के बाजार क्यों नहीं कर सकते हम? चलिए, जिस दिन सरकार ने ये योजनाएं बनाई, निश्चित तरीके से हमारा पलायन भी रुकेगा। थराली से हमारे संवाददाता मोहन गिरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, जरा थराली का हाल बताइए, वहां पर किस तरीके से ये बरसात जो है वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब?
देखिए, थराली की अगर बात करें या पूरे चमोली जिले की अगर बात करें तो बारिश इस बार कहर बन के टूट रही है। और जो सड़कें, जिन सड़कों की अगर बात करें तो काफी ज्यादा विकास इन सड़कों का हुआ था, लेकिन वो सब अब धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। ग्वालदम कंट्याक राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो लगातार बोल्डर इन सड़कों पर गिर रहे हैं और जगह जगह खतरा यहाँ पर बना हुआ है। आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और काफी चौड़ी ये सड़कें बनी हुई थी। काफी ज्यादा जो नुकसान भी इस बार बरसात से देखने को मिला है इन सड़कों पर, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड से मार्ग अवरुद्ध भी हुए हैं, यात्रियों को परेशानी भी हुई है, तो कई लोगों की, जो ग्रामीणों की कृषि भूमि को भी नुकसान हुआ है। कई जगह सुरक्षा दीवारें न बन पाने की वजह से लैंडस्लाइड काफी ज्यादा बढ़ा है। तो वही कई जगह ऐसे भी स्पॉट बन चुके हैं जहां पर अब सड़क बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ गई कि कभी बहुत शुक्रिया मोहन इस तमाम जानकारी के लिए, और बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपदा से बचाव कैसे किया जाए, यही आज का मुद्दा जिस पर हमने डिस्कशन किया। और समझने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ हम प्रकृति को यहाँ पर उस पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, कोस नहीं सकते हैं, बल्कि यहाँ पर जिम्मेदारी मानव की भी बनती है। और जितने जिम्मेदार यहाँ पर प्रकृति है उतने जिम्मेदार यहाँ पर मानव भी है, क्योंकि जिस तरीके से गतिविधियां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो बात विकास की कर ले या किसी और चीज की, तो ऐसे में अपनी मनमानी को, मानव को कम करना होगा, तभी जाकर ऐसी चीजों से और आपदाओं से बचाव संभव है। नमस्कार।